Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331 4444, 2342 1050 and 2331 0464. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan. नमस्कार, हाजिर हैं मार्केट मंत्र के एक और ताजा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेंगे, साथ ही नजर डालेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजार के चढ़ते उतरते ग्राफ पर, बात करेंगे विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बारे में। और आज का दिन शनिवार का है। आप चाहें तो हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं अर्थ जगत से संबंधित या शेयर मार्केट से संबंधित। 3 टेलीफोन लाइन्स हमने आपके लिए खोले हुए हैं। नंबर्स हैं 23 31 44 44, 23 42 10 50 और 23 310 464। तीनों में से किसी भी नंबर पर फोन करें 011 एसटीडी कोड के साथ, अपने सवाल पूछें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मार्केट एक्सपर्ट शरद कोहली मौजूद हैं। शरद, बहुत बहुत स्वागत आपका। वार्म वेलकम शरद। धन्यवाद हर्ष, धन्यवाद राजेश और सभी श्रोताओं को मेरा अभिनंदन। शुरू करते हैं मार्केट मंत्रा। सबसे पहले हेडलाइंस अंग्रेजी में। India's forex reserves rise for the third consecutive week, reach $638 billion. Domestic markets plunge for the second straight week. Both Sensex and Nifty decline about 2.5%. And global crude oil prices surge after 3 weeks of decline. Brent crude gains over $75 per barrel. भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार तीसरे हफ्ते बढ़त, $638 अरब से अधिक हुआ देश का विदेशी मुद्रा भंडार। घरेलू शेयर बाजारों में इस सप्ताह भी गिरावट, सेंसेक्स निफ्टी दोनों 2.5% गिरे। और कच्चे तेल की कीमतों में इस सप्ताह बढ़त, ब्रेंट क्रूड प्रति बैरल $75 से अधिक का हुआ। तो शरद और राजेश, शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर से जो गिरते मार्केट के बीच में एक अच्छी रोशनी लेकर आया है। दरअसल 7 फरवरी को खत्म हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $7.65 अरब बढ़कर $638.26 अरब पर पहुंच गया। ये लगातार तीसरा हफ्ता है जबकि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़त दर्ज की गई है। पिछले सप्ताह भारत की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में भी लगभग $6.5 अरब की बढ़ोतरी रही और ये $544 अरब पर पहुंच गई। इसके अलावा भारत के स्वर्ण भंडार में भी $1.3 अरब की बढ़ोतरी हुई और ये $72 अरब से ज्यादा का हो गया। We have 2 callers online with us, one from Delhi, the other from Mumbai. First we go to Ravindra from Delhi. A warm welcome, Ravindra. Hello. जी, सवाल पूछें। गुड इवनिंग सर, आई एम रविंदर सिंह फ्रॉम न्यू दिल्ली। मेरा सवाल सर ये है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और इस टाइम जो कंडीशन चल रही है, अकॉर्डिंग टू जो मेरी सेविंग है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उसको किस बिजनेस में या किस टाइप के शेयर स्टॉक में उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं उसके बारे में कुछ अच्छा जानना चाहूंगा जिससे कि मैं अपनी सेविंग को मेरा लॉस ना हो, कहीं ना कहीं मेरा फायदा ही हो। रविंदर, देखिए, ये निर्भर करता है कि आपका इन्वेस्टर प्रोफाइल हम लोग कहते हैं, रिस्क प्रोफाइल कहते हैं, कि वो किस प्रकार का है। कुछ निवेशक होते हैं जो बहुत रिस्क मेकिंग एसेट्स में लगा देते हैं, जैसे शेयर मार्केट है, इक्विटी जिसको हम कहते हैं वो है। कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो थोड़ा सा सेफ चलते हैं, म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं। फिर कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो बिल्कुल सेफ चलते हैं, वो बैंक फिक्स डिपॉजिट्स में, पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम्स में रखते हैं। और ये इस पर भी निर्भर करता है रविंदर कि आप कितने समय के लिए अपने पैसे को पार्क करना चाहते हैं। तीसरा ये इस पर निर्भर करना चाहता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है।
आपका लक्ष्य क्या है, आप एक बड़ी एक मुश्त रकम कुछ सालों बाद चाहते हैं, आप कुछ रेगुलर इनकम चाहते हैं। तो आपने जो सवाल पूछा है, मेरा कहना मैं ये चाह रहा था, सीधा नहीं बोला मैंने, आप कहेंगे इतनी घुमा के बोला कि बहुत जनरल ऐसे ओपिनियन देना कठिन है। तो थोड़ा सा हमें अगली बार जब आप कॉल करें तो बताएं कि आप क्या चाहिए। जो मैंने 3 पैमाने आपके सामने रखे, आपके ऑब्जेक्टिव का, आपके रिस्क एपेटाइट का, और कितने समय के लिए आप रखना चाहते हैं, 2-3 चीजें हमें पता हो तो बेहतर। बाकी अगर कुछ समय के लिए रखनी है तो बैंक फिक्स डिपॉजिट्स आजकल 7-8% रिटर्न दे देते हैं, कुछ बैंक्स दे रहे हैं। और अगर आप लंबी अवधि के लिए रखना चाहते हैं तो मैं सलाह दूंगा, मुझे नहीं पता आप शेयर मार्केट से कभी आपने स्वाद चखा है कि नहीं चखा है, तो आप म्यूचुअल फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा बैलेंस फंड आप ले सकते हैं, या एक कुछ हाइब्रिड फंड आप ले सकते हैं। उसमें अगर आपका 3 साल 5 साल का होराइजन है तो रविंदर बहुत जनरल है, बहुत कठिन है। ये तो ऐसा आपने हमारे सामने एक समुद्र खोद दिया और ये कहा कि इसमें अब ये नहीं समझ में आ रहा इसमें कहां से घुसूं मैं इस समुद्र में। तो इसलिए आप अगली बार मैं सलाह दूंगा कि थोड़ा सा और आप स्पेसिफिक बताएं तो हम आपको और बहुत अच्छी सलाह देंगे, और ऐसी सलाह देंगे कि वाकई में आपको बहुत अच्छा रिटर्न उसमें निकल के आएगा। मार्केट मंत्रा तो हमें हर्ष और राजेश मानेंगे, लोगों को बहुत खुशहाल और अमीर बनाया है बहुत इतने सालों में लोगों को। मुझे लगता है आपको क्यों नहीं बनाएंगे जी। Sure. From Mumbai, we are joined in by Kapil. A warm welcome, Kapil. गुड इवनिंग एवरीवन, Good नमस्कार। evening. मेरा प्रश्न है, एक्चुअली मेरी उम्र है अभी 54 और मेरी रिटायरमेंट को 4 साल बचे हैं, और इन हैंड मेरे पास अभी 25 लाख रुपए बैंक अकाउंट में है जी, लाइक फिक्स डिपॉजिट वगैरह में। जी। तो मेरे को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए कि फ्यूचर में मेरा इसका रेगुलर अर्निंग वगैरह हो जाए? जी कपिल देखिए, अब ये देखिए पिछले हर्ष और राजेश पिछले जो हमारे लिसनर थे उन्होंने जनरल कहा, अब कपिल जी ने थोड़ा सा और स्पेसिफिक बताया है। तो इसमें हमें एक समुद्र में उस कूदने की एक राह दिख गई है कि कहां से कूदना है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, इन्होंने अपनी एज भी बताई, और मुझे लगता है कि कपिल इसको आराम से 4-5 साल तक के लिए रख सकते हैं, क्योंकि अभी आपने उसको फिक्स डिपॉजिट्स में रखा हुआ है। मैं चाहूंगा कपिल इसको आप स्प्रेड करें, इस पैसे को आप एक ही जगह ना रखें। तो कुछ तो आप बैंक में छोड़ दें, समझिए इसमें से 5-1 लाख मैं सलाह दूंगा कि आप बैंक में ही छोड़ दें। कुछ एक आप संडे को म्यूचुअल फंड्स पे प्रोग्राम होता है तो एक्सपर्ट्स आते हैं, उनसे सलाह लेके आप कल संडे को कॉल करें, और इसमें से करीब 5-7 लाख रुपए या 10 लाख तक आप म्यूचुअल फंड में लंबी अवधि के लिए 4-5 साल के। कुछ मैं कपिल आपको ये सलाह दूंगा कि पोस्ट ऑफिस की MIA स्कीम होती है, मंथली इनकम स्कीम। अभी शायद आपको मंथली इनकम की जरूरत ना हो तो आप एक TDR या NSC ले सकते हैं, NSC 5 साल की होती है, वो ले सकते हैं। और इसमें से 15-20% पैसा आप जब गोल्ड में थोड़ी सी आपको करेक्शन दिखाई दे तो आप कुछ गोल्ड भी लेके रखिए। तो ये एक बैलेंस स्ट्रैटेजी होती है कि हम, मुझे नहीं पता आप शेयर मार्केट से कितना जुड़े हुए हैं नहीं जुड़े हुए, तो इसलिए मैं अभी आपको शेयर मार्केट की सीधी सलाह तो मैं नहीं दूंगा। तो इस हम लोग कहावत होती है, नेवर पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। उसके बाद जब आप रिटायर हो जाएंगे कपिल, तो उस समय फिर आपको पेंशन आने लगेगी या आपके लिए एक मंथली इनकम रेगुलर इनकम बन जाएगी। तो उस समय देखेंगे हम रेगुलर इनकम क्या बनाना है, 5 साल बाद कैसे हालात होते हैं। पर फिलहाल के लिए आप इसी पैसे को, ये जो मैंने 3-4 एसेट क्लास बताई, इसमें आप फैला के लगाइए। उससे थोड़ा रिस्क भी स्प्रेड हो जाता है और आप देखेंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी एग्रेसिव भी हो जाएगी, आपको बेहतर रिटर्न देने लगेगी। And gold in which form would you recommend? अभी तो क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स तो आ नहीं रहे, तो हम या तो गोल्ड के ETFs आप कर सकते हैं, गोल्ड के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं उसमें आप लगा सकते हैं। वरना कपिल का इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। मान लीजिए हम 25 लाख में से अगर 15% की बात करते हैं तो 5-7 लाख का है। तो अगर ये 100 ग्राम मैं इनको कहूं कि आप गोल्ड लेके और अपने पास सुरक्षित रखिए, वो भी करा जा सकता है। उसके गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं, बार्स मिलते हैं। पर ETFs और गोल्ड म्यूचुअल फंड में जाएंगे तो वो और बेहतर ऑल्टरनेट हो सकता है, उसमें थोड़ा सेफ्टी इशू नहीं आएगा आपको। तो ये ध्यान रखिएगा, मैंने 3-4 चीजें गोल्ड बताई आपको, कुछ फिक्स डिपॉजिट बताए, कुछ आपको मैंने म्यूचुअल फंड्स बताए, और इन 3 में अभी आप रखिए। और फिर जैसे जैसे चलेगा समय समय पे आप मार्केट मंत्रा फोन करते रहिए, अपने एसेट्स को रिव्यू करते रहिए। ये भी नहीं करना चाहिए कि एसेट आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया और उसके बाद भूल गए। तो मुझे लगता है कि उसका समय समय पर रिव्यू करना चाहिए। तो आप फिर समय समय पर रिव्यू करेगा। हम तो आपके साथ जुड़े रहते हैं और राजेश हर्ष लगातार आते रहते हैं, कैसा परफॉर्म करा हमें बताइएगा। फिर हम कभी कभी रिटर्न अच्छा आता है तो हम लड्डू वड्डू भी रेडियो पे मांग लेते हैं आपसे। बिल्कुल। और जिस तरीके से आपने बताया इन्वेस्ट करने के लिए, न सिर्फ इससे पैसे उनके जो हैं वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे, बल्कि अगर ठीक ठाक रिटर्न आए तो अगले 5-6 साल में लगभग डबल होने की कगार पर भी पहुंच जाएंगे। आपके मुंह में हर्ष घी शक्कर अगर डबल हो जाते हैं, तभी तो मैंने लड्डू की बात ऐसी थोड़ी ना करी थी। बिल्कुल। और राजेश अगले कॉलर हमारे हैं दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत राजेश जी, सवाल पूछ लें। नमस्कार सूरज जी। नमस्कार जी।
सर मैं ये मार्केट मंत्र 5-6 साल से सुनता आ रहा हूँ, पर मेरे को शेयर मार्केट की समझ में नहीं आ पाता, क्योंकि हम नए ग्राहक की तरह ही आपसे बात कर पाएंगे। कोई बात नहीं। और हमने अभी तक एफडी लगाई है, एफडी में हमारे 30 लाख रुपए हैं। मैं लेट ब्लाइंड हूँ जी, और 30 लाख रुपए मेरा एफडी में लगा हुआ है, एक ही बैंक में जी। आपके द्वारा ये बताया जाता है कि एक बैंक में ना रख के 4-5 बैंकों में आप डिवाइड करके रख सकते हैं जी। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अब मेरी एज 60 हो चुकी है जी, तो मुझे 7.75 मिलता है इंटरेस्ट जी। तो क्या ये मैं सही हूँ, इसी जगह ही बना रहा हूँ एफडी के अंदर ही? देखिए आज तो और मेरे को इनकम सोर्स मेरे पास रेंट आता है थोड़ा बहुत 10-12 हजार 15 हजार। जी, तो जी। मेरा रोजगार मेरा ठीक है, रोजगार कुछ नहीं है, यही मेरा वो है रोजगार। चलिए, तो आप मुझे सलाह दीजिए मुझे क्या करना चाहिए। और मुझे अपना मकान भी थोड़ा बनाना है जिससे मेरी इनकम सोर्स 10 गुना बढ़ सकती है। जो राजेश समझ आ गया आपका सवाल समझ आ गया। आपको आज तो लगातार तीसरे कॉलर हैं राजेश हर्ष, जो मुझे लगता है एक ही स्ट्रीम से आ रहे हैं कि और पैसा भी लगभग उतना ही दिखाई दे रहा है। राजेश देखिए, आप क्योंकि सीनियर सिटीजन हो चुके हैं तो मैं आपको सीधा सलाह दूंगा कि आप बैंक एफडी से अगर पैसा निकाल सकते हैं, निकाल के आप एक सीनियर सिटीजन स्कीम आती है, उसमें 30 लाख तक अब आप लगा सकते हैं। पहले 15 था, बढ़ा के अब 30 कर दिया गया है। और वहां पर राजेश रिटर्न इस समय 8% आ रहा है। तो एक देखिए, आप 7 पर रख रहे हैं, प्लस टैक्स वैक्स तो जाता ही होगा। तो मैंने आपको 8% वाला बताया, वो भी इतना ही सेफ है। पोस्ट ऑफिस उसको रन करता है, कुछ बैंक भी करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है, पोस्ट ऑफिस करता है। तो मैं सलाह दूंगा कि आधा पैसा आप इसमें से निकाल के सीनियर सिटीजन स्कीम में लगा दें, क्योंकि आप 60 साल के हैं तो मैं आपको बहुत एडवेंचर तो रिकमेंड नहीं करूंगा। तो उससे आपको एक तरह से आपको एक बेटर रिटर्न भी आ जाएगा, सेफ्टी भी बनी रहेगी। और मैंने 4-5 बैंक नहीं कहे थे, मैंने कहा था कि 2-3 बैंकों में स्प्रेड करके लगा दीजिए। तो आप इस पैसे को, जो आपका बाकी का 15 बचा होगा, उसको आप 2 या 3 बैंक्स में 5-5 करके लगा दीजिए। इसके अलावा बहुत सारे ऑल्टरनेट्स हैं। मैं एडवेंचर, जैसा कि मैंने कहा आपकी, क्योंकि 60 के हो चुके हैं आप, तो बहुत ज्यादा एडवेंचर मैं रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा जी। Joining us from Bengaluru is Mr. N.R. Prasad, our regular listener. A warm welcome. Hi, good evening, Market Mantra. Good evening. This is N.R. Prasad from Bangalore. Hello, Rajesh ji. Hello, Harsh. Hello. Sharad ji, good evening to you. Good evening. There are 2 questions. Sharad ji, very disappointing. 20th January over, 1st February over, 7th February over. Nothing has happened to the Sensex. What it was 4 months, 85,500. Now it is 75,900, almost 10,000 down. Achha. At least 50% of that, 5,000, when it can revive. My second question is, see, now income tax, this thing is increased to 12 lakhs. Yeah. When it was 7 lakh, there were 2, whether you want to go to the new system or the old system, where capital gains is a part of that old system. Yeah. So now with the 12 lakhs, 7 lakhs is still reckoned as a old regime, and where we can take our total earnings, capital gains also as a part of that one. These are my 2 questions, and thank you. Mr. Prasad, your first question, the way he started, that is disappointing when he named us. I thought he's probably disappointed with our team or me or whatever. It was a bit of a shock. Well, the markets, yes, you're right, Mr. Prasad. Well, that is what I think, I'll reveal a very interesting statistics, Rajesh and Harsh. 90% of the people who are invested in the markets as of now, they have not seen a mandi. They have not seen, because people who entered after 2020, they have not seen a bear market, a proper bear market. I think we are witnessing a proper bear market. So I feel an experienced stock market operator, investor, trader should have seen all phases of the market. So market is showing that phase where market can go into a bear run also. Yes, I think the situation around the world, we are more compressed by the global situation right now. I call the markets are tarrified, not terrified. They're tarrified. The tariffs, the tariff war which is going on, the announcements of tariff, the reciprocal tariff policy by President Trump. So I think the markets are scared, and then the earnings of the corporates haven't been that exciting. So the markets run on earnings. Ultimately, that's the main fundamental. So we'll have to wait, Mr. Prasad, for the markets, but that's the beauty of the market. A lot of people, let me tell you here, not that I'm asking you to do it, but a lot of people earn out of a falling market also. I mean, there are people who are even mid-term investors, they earn out of a falling market. Your second question was tax on capital gain. So capital gain, yes, the section 87A rebate
is not allowed on incomes which are taxed at special rates. So that is correct. But if you are a regular income earner, I think the thought behind is if the income is taxed at special rates, they are normally taxed at a lower rate. Capital gains are right now taxed at 12.5%. So the rate is anyway not very high, which is that. And this was the same in the old new regime also. When it was 7 lakhs, the same rules applied. The only difference was the amount of Cat 87A rebate was different. Now it has gone up to 12 lakhs. Earlier it was up to 7 lakhs. So I think special rates are always exempt. This is not a new amendment which has been made to the tax laws for that matter, Mr. Prasad. Yeah. So, Sharad, the market crash is not so bad as compared to, say, 2008. Well, the problem is that if you've never seen a downslide of more than 10% in the market, we were 26,277. I'm talking of Nifty. We are down below 23 now. So it's a correction of more than 10%. So more than 10% was not seen. The markets, but there's always a Fibonacci retracement which happens. The markets go down, then they go up, then they go down. But this is a proper bear market because since October, we've seen relentless selling by the FIs and the FPIs. So I think the Videshi boys have to stop selling for the markets to stabilize. So in fact, in January itself, they have sold about 1 lakh crores. So I think that has to stop. The Desi boys are buying a lot, but that gets neutralized, more than neutralized by the FPI and FII selling. So, but I think that is people who have been in the market I've been in the market for 30 years now. For me, nothing is a surprise. I mean, I've seen so many faces of market in all my life. I've seen the 2008 Lehman Brothers. I saw the earlier crisis which came in late 90s. So I think it's normal for the markets to be. A mature market investor has to digest this correction, is what I would like to say. And your suggestion to them would be to stay on? No, stay on and look for opportunities to enter, through SIP. Look for attractive valuations. And this is the time when people should enter. This is the time when people run away, actually. Well, as pragmatic investors, we suggest that you should enter at this time. Maybe you can enter at this time. You can look for attractive valuation. There are a lot of stocks which are trading at very attractive valuation. They were overpriced earlier. So but you have to be long term, while taking that. जितेंद्र न्यू दिल्ली से हमारे साथ हैं. जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. क्या सवाल है? पूरी मार्केट मंत्र टीम को और सर जी को स्पेशल नमस्कार. नमस्कार जी. मेरा बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है कि 23 जुलाई को पिछले साल यानी 2024 में वित्त मंत्री जी ने जो LTCG है वो 10 से 12.5% कर दिया जी. तो प्रश्न ये है कि अगर 23 जुलाई के बाद हम कोई शेयर बेचते हैं जी, तो उसके ऊपर 12.5% लगेगा या 10% लगेगा या 12.5% लगेगा 1 अप्रैल 2025 से? थैंक यू. देखिए जितेंद्र जी, उसमें ग्रैंड फादरिंग प्रोविजन लाया गया था. तो आप अगर पहले का है तो उस पर 10 ले सकते हैं, पर उसके बाद जो आप करेंगे उसके बाद वो 12.5% लगेगा, क्योंकि अब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रेट 12.5 कर दिया गया है. और बहुत ज्यादा फर्क नहीं है 10 और 12.5 में, थोड़ा ही फर्क है. बल्कि अगर प्रॉपर्टीज वगैरह की बात करें तो उनको तो एक चॉइस मिल गई है कि वो अब 12.5 पे ले सकते हैं, इंडेक्सेशन लिखते हैं. पर शेयर्स पे आपको पता है कि इंडेक्सेशन अवेलेबल नहीं है. तो अगर पहले का है तो आपके सामने चॉइस दी गई थी, पर उसके बाद का है तो आप उसको 12.5 ही जितेंद्र जी लगाएंगे जी. फरीदाबाद से प्रेम हमारे साथ जुड़े हुए हैं. बहुत बहुत स्वागत प्रेम, आपका सवाल पूछ लें. नमस्कार जी. नमस्कार जी. मैं प्रेम पुजारी फरीदाबाद से बोल रहा हूँ. सूरज जी, मुझे ये पूछना है, आपने एक बार बोला था कि सोना लेके आप सो जाइए जी. और सोना हिंदुस्तान की पसंद है कि इसको कहाँ से कहाँ लेते जा रही है रेट. ये रेट कहाँ डिसाइड होते हैं ये हमें समझ नहीं आता. कि आदमी सोचता मैं कल खरीद लूंगा या अगले महीने पेमेंट आई खरीद लूंगा, तो फिर ये उछल के और आगे बढ़ जाता है. ये नीचे क्यों नहीं आ पाता है, ये समझ नहीं आती. इसके रेट कहाँ डिसाइड होते हैं? देखिए, सोना जो है प्रेम पुजारी जी, सोना एक सेफ्टी नेट की तरह ट्रीट किया जाता है. और सोने का मित्र, जैसा आपने पहले भी सुना होगा, थोड़ा सा जब वैश्विक अशांति या वैश्विक रिस्की माहौल हो जाता है तो सोना बढ़ने लगता है. और मेन रीजन बढ़ने का प्रेम पुजारी जी ये रहा है कि जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स हैं, जिसमें रिजर्व बैंक है, यूरोपियन बैंक्स हैं, चाइना का बैंक है, उन्होंने बेतहाशा सोना खरीदा है. तो हम ये जानते हैं कि जब भी कमोडिटी प्राइसेस या शेयर प्राइस, कुछ भी किसी भी चीज की प्राइस डिमांड और सप्लाई पे होती है. जो किसी चीज की जब डिमांड लगातार बनी रहेगी तो उसकी कीमत बढ़ती जाती है. और उसकी अगर सप्लाई ज्यादा, और सोने की आपको पता है सप्लाई बहुत ज्यादा नहीं है. ऐसा नहीं है कि सोना अनलिमिटेड मात्रा में, जहां पर इसका खनन होता है वो बहुत सीमित जगह है और सीमित मात्रा में निकलता है. तो इसलिए डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है.
इसलिए, और उसको सेंट्रल बैंक्स बेतहाशा खरीद रहे हैं। आगे हम तो, मुझे तो लगता है, हो सकता है गोल्ड स्टैंडर्ड भी शायद आगे जाके आए, जिसमें करेंसी की स्ट्रेंथ जो है गोल्ड के रिजर्व्स के हिसाब से तय की जाए, तो इसलिए बढ़ रहा है। और भारत में तो वैसे ही सोने की खपत बहुत है, शादी ब्याह हो गया, हमारी जो महिलाएं हैं उनको सोना बहुत प्रिय है, तो भारत में तो वैसे ही बहुत डिमांड बनी रहती है इस वजह से। और इसका जो रेट तय होता है, आपने पूछा था, इसका रेट नॉर्मली अमेरिका में जो कमोडिटी एक्सचेंज है वहां पर हम आउंस में रेट ले, यहां तो हम 10 ग्राम का रेट लेते हैं, वहां पर आउंस का लेते हैं, वो 30 ग्राम के लगभग होता है। तो आजकल वो करीब $2900 प्रति आउंस ले रहा है। मैं जब एनालाइज करता हूं तो मैं 10 ग्राम नहीं देखता, मैं आउंस के हिसाब से देखता हूं, क्योंकि उसी का रेट यहां आके 1-2 दिन में सेटल होके भारतीय बाजारों का रेट बन जाता है। तो डिमांड सप्लाई पे है। अगर मैं आपकी बात का संक्षेप में जवाब दूं, कहां जाके रुकेगा ये तो कहना बहुत मुश्किल है, पर जैसे जैसे वैश्विक अस्थिरता आएगी, वैश्विक शांति भंग होगी, तो सोना साथ साथ आपको बढ़ता दिखाई देगा। मैंने आपको कहा था सोना लेके सो जाइए, अगर आप वाकई सो गए होंगे तो आज तो आपको भारी मुनाफा होगा, आपको बल्कि नींद से जगाने का बड़ा सुहावना कारण बन जाएगा उस जी। मुन्ना फ्रॉम दिल्ली इज विद अस, अ वार्म वेलकम मुन्ना। गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा। गुड इवनिंग। सर मेरे मन में एक क्वेश्चन है कि जैसे कल परसों एक बैंक सडनली क्लोज हो गया जी। तो सर मेरे मन में ये है कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ भी ऐसा हो सकता है क्या सर? क्योंकि ऐसे में बहुत लोगों के मन में ये इस तरह का शंका है, तो इस पे आप नहीं, मुन्ना जी, ऐसा मुन्ना जी का नाम याद करके ना मैं चलिए आज रेडियो पे खोल देता हूँ। मैं जब छोटा था बचपन में मेरा नाम भी यही हुआ करता था, मुझे मेरे दादा दादी यही बुलाते थे। मुझे आज नाम सुन के थोड़ा नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ गई। ये जो बैंक फेल हुआ है मुन्ना जी, ये कोऑपरेटिव बैंक है। कोऑपरेटिव बैंक की पहले भी आपको याद होगा खबरें आती थी, उसके पीछे भी खबरें आई है। कोऑपरेटिव बैंक के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है थोड़े से फर्क होते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में नहीं आते हैं। और आरबीआई हालांकि अब कोऑपरेटिव बैंक्स पे भी बहुत सख्त नजर रखे हुए और अभी 6 महीने की सस्पेंशन लगाई है। मुझे उम्मीद है कि ये भी मामला यहां संभल जाएगा। आपने जिस बैंक का नाम लिया या जितने भी राष्ट्रीय बैंक हैं, बहुत ही सेफ हमारी बैंकिंग प्रणाली है। कोऑपरेटिव बैंक्स का मैं जिक्र नहीं करता, मैं बात नहीं करता, क्योंकि पहले भी मैं घटना घटी है, कल भी आपको सुनने को मिली। पर अगर आप नॉन कोऑपरेटिव बैंक्स में जाएं, जो नॉर्मल बैंक हैं और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो आरबीआई की बहुत सख्त मॉनिटरिंग के अंडर रहते हैं और आप पूरे विश्वास से बैंकिंग कर सकते हैं। आपका पैसा कहीं नहीं जाता, ये मैं आपको यकीनी तौर पर कह सकता हूं जी। नवनीत जयपुर से हमारे साथ हैं। नवनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है? नमस्ते शरद कोहली जी। नमस्कार। मैं लगातार आपको बिजनेस चैनल्स पे देखता और सुनता रहता हूँ जी। तो मेरे 2 छोटे छोटे सवाल है। पहला सवाल तो है टैक्स हार्वेस्टिंग को लेकर जी। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले बजट में सरकार ने एलटीसीजी और एसटीसीजी दोनों की दरें बढ़ा दी जी, क्योंकि ये साल जो है अक्टूबर के बाद बहुत सारे लोग मेरे जैसे जो है उनको शेयर मार्केट में काफी नुकसान हुआ है जी। तो डेफिनेटली वो टैक्स हार्वेस्टिंग करना चाहेंगे इस वित्तीय वर्ष के बचे हुए दिनों में जी। तो क्या आपको लगता है कि इससे मार्केट और गिरेगा जब लोग अपने जो शेयर हैं जिस पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट इस साल किया था, तो वो अपनी टैक्स इसको जो गेन जो उनके पहले उन्होंने बुक किए थे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो उसको कवर कर उसके टैक्स को कम करने के लिए तो वो बेचेंगे जी। दूसरा मेरा क्वेश्चन है, बैंकों की जो डिपॉजिट बहुत तेजी से शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड की ओर जा रही थी, वो अब लगभग मुझे लगता है थमेगी। इसको बोलते हैं मार्केट साइकिल जी। तो क्या इससे बैंकिंग क्षेत्र के जो शेयर हैं इनके आने वाले समय में इनके दामों में कुछ और सुधार होने की संभावना ये बढ़ चलिए, आपका पहला सवाल टैक्स हार्वेस्टिंग से है। जो श्रोता टैक्स हार्वेस्टिंग नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए अगर राजेश और हर्ष की इजाजत हो तो मैं बहुत संक्षेप में बता दूं कि लोग क्या करते हैं, जब 31 मार्च आ रहा होता है तो उसमें अगर लॉस हो रहा होता है तो उसको बुक करके फिर उसमें अप्रैल में री एंटर कर जाते हैं, मार्च में भेज देते हैं। तो क्या होता है, आपका लॉस बुक हो जाता है, तो उस लॉस को आप अपने गेन के अगेंस्ट ऑफसेट कर सकते हैं या उसको आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ये जो लोग नहीं जानते, नवनीत जी शायद पुराने खिलाड़ी हैं और टैक्स में काफी रुचि रखते हैं, शेयर मार्केट में भी, तो इनको इस बात की जानकारी है। जरूरी नहीं है नवनीत के मार्च में आपको ऐसा बहुत देखने को मिले। मार्केट की परिस्थिति उस समय क्या होगी ये उस पर निर्भर करेगा। टैक्स हार्वेस्टिंग आप करते भी हैं तो सब लोग नहीं करते हैं। पहली बात तो टैक्स पेयर्स हमारे देश में 3 करोड़ के करीब थे, अब 2 करोड़ रह गए हैं जब से ये अमेंडमेंट हुई अगले साल। अभी भी 3 करोड़ टैक्स पेयर्स हैं, 8-9 करोड़ लोग रिटर्न जरूर फाइल करते हैं। तो इतनी बड़ी इनकी नवनीत गिनती नहीं है कि ये टैक्स मार्केट को हिलाकर रख दे। थोड़ा बहुत 19-20 फर्क पड़ सकता है, पर उस समय मार्केट की परिस्थिति पर डिपेंड करेगा। दूसरा, आपने
बैंक के शेयर्स का पूछा कि बैंक डिपॉजिट की तरफ लोग वापस आ रहे हैं। बिल्कुल, बैंक डिपॉजिट्स अब पहले से सुधरने लगे हैं। पीछे काफी अकाल सा पड़ गया था और डिपॉजिट्स कम आ रहे थे। हो सकता है शेयर्स में ये भी इसका भी जवाब पहले वाले की तरह रहेगा कि मार्केट परिस्थिति क्या रहती है। ये जो फैक्टर्स नवनीत आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, इनको हम माइक्रो फैक्टर्स कहते हैं। ये बहुत माइक्रो फैक्टर्स हैं, पर मार्केट जब बड़े फैक्टर्स से इंपैक्ट होती है तो इन छोटे छोटे फैक्टर्स का असर नहीं होता भी है तो वो महसूस नहीं हो पाता है। तो आई थिंक हम ब्रॉडर पिक्चर को देखेंगे। ब्रॉडर पिक्चर उस समय कैसी रहती है, उस पर नवनीत निर्भर करेगा कि डिपॉजिट्स के ज्यादा आने से बैंकों की, हालांकि आरबीआई ने अभी ओएमओ किया था, आपको पता होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें उन्होंने लिक्विडिटी मार्केट में छोड़ी थी। तो लिक्विडिटी अब पहले से बेहतर हो गई है। लिक्विडिटी से फर्क पड़ता है, पर लोन ले कितने लोग रहे हैं और लोन रीपेमेंट एनपीएस कितने हो रहे हैं, इस पर भी निर्भर करता है। आपने जो बात कही बहुत सूक्ष्म बात करी है, पर जो स्थूल बात होगी, जो ब्रॉडर पिक्चर होगी, उस पर मार्केट का ट्रेंड डिपेंड करेगा। पर अगर सारी परिस्थितियां नॉर्मल रही तो जो आपने फैक्टर्स ऑब्जर्व करी हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत उसका कोई फर्क दिखाई मार्केट पर दे जाए। और इस सप्ताह भी घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट का रुख रहा। भारी बिकवाली के बीच बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी लगभग 2.5% गिरा। कई अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को लेकर बाजार में निवेशकों में चिंता और उदासीनता बनी हुई है। जैसा कि अभी हम चर्चा भी कर रहे थे, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने को लेकर भी निवेशक बाजार के प्रति उतने उत्साहित नहीं दिख रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भरोसा दिलाया है कि साल 2030 तक भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर $500 अरब का हो जाएगा। बीएसई में इस सप्ताह 3,320 कंपनियों के शेयर गिरे, जबकि 681 कंपनियों के शेयर मजबूत हुए। एनएसई में 8 कंपनियों के शेयर पिछले एक साल के अधिकतम स्तर पर पहुंच गए, जबकि 563 कंपनियों के शेयर 52 हफ्तों के न्यूनतम स्तर पर रहे। ज्यादा में गिरावट हुई है, लेकिन कुछ ऐसा भी हुआ है जिसमें हम 52 वीक हाई देख रहे हैं। Oil prices rose on Friday and were poised to end 3 weeks of decline, buoyed by rising fuel demand and expectations that U.S. plans for global reciprocal tariffs would not come into effect before April. Brent crude was trading almost 0.8% up at $75.61 per barrel, and WTI crude gained over 0.6% to trade at around $71.77 per barrel. Brent futures were up 0.49% at $75.39 a barrel. U.S. West Texas Intermediate crude gained 0.34% to $71.53. For the week, Brent gained 0.11%, while WTI lost around 0.37%. वक्त कम है। जयपाल हरियाणा से हैं, जल्दी से सवाल पूछ लें जयपाल जी। नमस्ते सर। जी सर, मेरा ये नमस्ते आपको। नमस्ते जयपाल जी, बताइए कि जो पोस्ट ऑफिस में आरडी, उसमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है या एसआईपी में जो हम इन्वेस्ट करते हैं उससे अच्छा रिटर्न मिल सकता है? थैंक यू सर। जयपाल जी, एसआईपी तो नॉर्मली हम 2 तरीके से प्रयोग करते हैं। या तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के तरीकों को बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके आप मार्केट में लगाएं अलग अलग समय पे, या फिर एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में होती है। तो एसआईपी में तो डिपेंड करता है कि मार्केट की परिस्थिति कैसी है और लंबे वक्त के लिए होता है। आरडी बहुत अच्छा पोस्ट ऑफिस का प्रोडक्ट है। इस समय नंबर 1 रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर प्रोडक्ट को देखें, आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा है, आरडी है। तो अगर आपका रिस्क प्रोफाइल लो है और लंबे वक्त 5 साल के लिए आपको पता होगा आरडी होती है, तो मैं आपको सलाह दूंगा आप आरडी करें। उसमें बड़ा मैंने कंपाउंडेड कैलकुलेट किया, हर्ष और रंजन, आपको हैरानी होगी, पता नहीं आप जानते हैं 10% से ऊपर आता है। और अगर वो आपको कमीशन वगैरह भी थोड़ी बहुत मिल जाती है तो आप 11-12% तक रिटर्न ले सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जयपाल जी। जब मार्केट गिरी हुई हो तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स में जरूर जा सकते हैं जी। What's your outlook for the coming week? Well, I think the markets are still terrified. Something very magical has to happen for the market to turn around. It's in a categorical bear grip, I would say. This is a classic bear market, and I'm sure we should enjoy bear market, not for the people who are losing money, definitely. So people should not panic. I think just hold on to your fort and stay there. The market will turn around, but we're just waiting for some trigger which should happen. Hopefully, the conditions in India are not bad, as bad as I'm sorry, the conditions around the world are not as bad as in India. और इसी टिप्पणी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया शरद। समय खत्म हो रहा है। हेडलाइंस एक बार फिर। Thank you, Sharad, for being with us. And before we close, the headlines once again. India's forex reserves rise for the 3rd consecutive week, reach $638 billion. Domestic markets plunge for the 2nd straight week. Both Sensex and Nifty decline about 2.5%. And global crude oil prices surge after 3 weeks of decline. Brent crude gains over $75 per barrel. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Namaskar.